नमस्कार। आज हम तेल और गैस की दुनिया में एक सफ़र पे निकल रहे हैं। ये समझने के लिए कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक पहुँचते कैसे हैं। हमारे सामने एक विजुअल भी है जो इस पूरी कहानी को दिखाता है। हाँ। इस चर्चा का मकसद है ये जो जटिल सा उद्योग है, इसे इसके 3 मुख्य पड़ावों में समझना: अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। हम देखेंगे कि कैसे वो जमीन की गहराइयों से निकला कच्चा तेल और गैस हमारी गाड़ियों, रसोई और अनगिनत दूसरी चीजों का हिस्सा बनता है। हाँ, ये समझना वाकई ज़रूरी है कि ये ऊर्जा हम तक पहुंचती कैसे है। ये कोई सीधा रास्ता नहीं है ना। ये विजुअल हमें उस पूरे रास्ते को उसकी जटिलताओं के साथ समझने में मदद करेगा, स्रोत से लेकर हमारे इस्तेमाल तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस विजुअल का पहला हिस्सा देखते हैं, अपस्ट्रीम। यहाँ हमें समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा ढांचा दिख रहा है, एक ऑफशोर ड्रिलिंग रिग। ये तो काफी भव्य नजर आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल, ये अपस्ट्रीम सेक्टर है, मतलब उद्योग का शुरुआती बिंदु, स्रोत के सबसे करीब वाला। इसमें मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं। पहला है अन्वेषण, मतलब एक्सप्लोरेशन। अच्छा। पता लगाना कि तेल और गैस के भंडार हैं कहाँ। इसके लिए भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी सर्वे होते हैं, जमीन के नीचे की तस्वीरें ली जाती हैं। समझिए, ये एक तरह की खोज है और काफी जोखिम भरी भी। कहते हैं कि कई बार तो 10 जगह खोज करने पर शायद एक ही जगह व्यावसायिक रूप से निकालने लायक भंडार मिलता है। ओहो, यानी काफी अनिश्चितता है इसमें। सिर्फ अनुमान लगाना के नीचे कुछ है वो काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत महंगा भी है, खासकर ऑफशोर यानी समुद्र में। इस विजुअल में जो रिग दिख रहा है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने में अरबों डॉलर लग सकते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, उत्पादन या प्रोडक्शन। ठीक है। जब भंडार मिल जाता है तो फिर कुएं खोदे जाते हैं या ड्रिलिंग की जाती है ताकि उस कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को जमीन या समुद्र तल से बाहर निकाला जा सके। ये जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है, ये इसी उत्पादन का एक जीता जागता उदाहरण है, जो समुद्र की गहराइयों से संसाधन खींच रहा है। इसमें जबरदस्त इंजीनियरिंग और तकनीक लगती है। तो पहले तो खजाना ढूंढना, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं, और फिर उसे बाहर निकालने की एक विशाल इंजीनियरिंग चुनौती, खासकर समुद्र जैसे मुश्किल माहौल में। अच्छा, आजकल हम ये शेल गैस और फ्रैकिंग जैसी चीजें भी सुनते हैं। क्या वो भी इसी अपस्ट्रीम का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल। वो कहलाता है गैर पारंपरिक या अनकन्वेंशनल उत्पादन। जी। देखिए, पारंपरिक तरीके से तो तेल, गैस आसानी से बहकर कुओं तक आ जाते हैं ना, लेकिन शेल गैस या टाइट ऑयल जैसी चीजें चट्टानों में फंसी होती है। अच्छा। उन्हें निकालने के लिए फ्रैकिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल होती है, जिसमें पानी, रेत और कुछ रसायन का मिश्रण बहुत ही उच्च दबाव पर चट्टानों में डालकर दलारें बनाई जाती हैं ताकि गैस या तेल बाहर आ सके। तो हाँ, ये तकनीकें अपस्ट्रीम का ही हिस्सा है, लेकिन पारंपरिक तरीकों से थोड़ी अलग और अक्सर ज्यादा जटिल होती हैं, और इनके अपने पर्यावरणीय पहलू भी हैं जिन पर काफी चर्चा होती है। संक्षेप में कहें तो अपस्ट्रीम का काम है धरती के गर्भ से ऊर्जा को सतह पर लाना, चाहे तरीका कोई भी हो। समझ गया। तो अपस्ट्रीम ने अपना काम किया, तेल और गैस सतह पर आ गए। अब विजुअल का अगला हिस्सा है मिडस्ट्रीम। यहाँ तो पाइपलाइनें दिख रही हैं, एक बहुत बड़ा जहाज है, शायद टैंकर होगा, और कुछ विशाल स्टोरेज टैंक भी नजर आ रहे हैं। तो ये क्या कड़ी है? हाँ, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच का पुल है, कह सकते हैं। जैसा आपने कहा, मिडस्ट्रीम का मुख्य काम है परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और भंडारण यानी स्टोरेज। अच्छा। अब कच्चा तेल और गैस जहां से निकलते हैं, जरूरी नहीं कि वहीं उनकी जरूरत हो या वहीं उन्हें प्रोसेस किया जा सके। अक्सर उन्हें हजारों किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। यही मिडस्ट्रीम काम आता है। इसमें शामिल है ये जो दिख रही है पाइपलाइनों का विशाल नेटवर्क। हाँ। जो जमीन के नीचे या ऊपर बिछी होती हैं और कभी-कभी तो पूरे महाद्वीप को पार करती हैं। और ये जो विजुअल में बड़ा जहाज दिख रहा है, ये एक तेल टैंकर है, शायद एक VLCC। हाँ, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। सोचिए, ये एक बार में 20 लाख बैरल तक कच्चा तेल ले जा सकता है। अरे बाप रे। इनके अलावा रेलगाड़ियां और ट्रक भी इस्तेमाल होते हैं। और ये जो बड़े टैंक दिख रहे हैं, ये स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। इन्हें टैंक फार्म भी कहते हैं। यहाँ कच्चे माल को अस्थायी रूप से जमा किया जाता है ताकि सप्लाई और डिमांड में एक संतुलन बना रहे। अच्छा, तो ये पूरी सप्लाई चेन का लॉजिस्टिक संभालता है। हाँ। एक तरह का वैश्विक हाईवे और वेयरहाउस सिस्टम हो गया ये तो। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना आसान नहीं होगा।
मेरा मतलब है पाइपलाइनें जंगलों, पहाड़ों, यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से भी गुजरती होंगी। और टैंकरों को समुद्री तूफानों और दूसरे खतरों का सामना भी करना पड़ता होगा। आपने बिल्कुल सही मुद्दा बताया। मिड स्ट्रीम में विश्वसनीयता और सुरक्षा ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पाइपलाइनों की लगातार निगरानी करनी पड़ती है ताकि लीकेज ना हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, वो तो है। जहाजों के रूट बहुत ध्यान से तय करने होते हैं। मौसम, समुद्री डाकुओं के खतरे और कभी-कभी भू राजनीतिक तनावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भंडारण टैंकों की सुरक्षा भी बहुत अहम है। जरा सोचिए, रोज लाखों बैरल तेल और अरबों क्यूबिक फीट गैस इस नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में घूम रही है। इसे सुरक्षित और सुचारू रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा और जटिल काम है। किसी भी रुकावट का असर पूरी चेन पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। एक पाइपलाइन बंद होने या किसी समुद्री रास्ते में रुकावट आने की खबरें हम सुनते भी हैं, और उसका असर फिर कीमतों पर भी दिखता है। अच्छा, अब आते हैं विजुअल के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, डाउनस्ट्रीम। यहां तस्वीर और भी व्यस्त लग रही है। एक बड़ी रिफाइनरी दिख रही है जिसमें कई टावर और पाइप हैं। शायद पास में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट भी है, और दाहिनी तरफ एलपीजी सिलेंडर जैसे अंतिम उत्पाद हैं। तो यहां क्या हो रहा है? डाउनस्ट्रीम वो पड़ाव है जहां कच्चे माल को हमारे इस्तेमाल लायक चीजों में बदला जाता है। इसका सबसे जाना पहचाना हिस्सा है रिफाइनिंग। ये जो विजुअल में दिख रही रिफाइनरी है, ये एक तरह की विशाल केमिकल फैक्ट्री है, समझिए। यहाँ कच्चे तेल को ऊंचे तापमान पर गर्म करके और कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजारकर अलग अलग उत्पादों में तोड़ा जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, और वो सड़क बनाने वाला बिटुमिन या डामर। हर बूंद कच्चे तेल से ज्यादा उपयोगी उत्पाद निकालना ही लक्ष्य होता है। अच्छा, और ये पेट्रोकेमिकल प्लांट जो शायद रिफाइनरी के पास ही दिख रहा है, हम ईंधन के बारे में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ये पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? ये डाउनस्ट्रीम का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बिना शायद हमारी आधुनिक दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। पेट्रोकेमिकल्स वो रसायन हैं जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं। ये खुद ईंधन नहीं होते, बल्कि दूसरी हजारों चीजों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। अच्छा, जैसे प्लास्टिक। सोचिए, हर तरह का प्लास्टिक, पैकेजिंग से लेके कार के पुर्जों तक, खिलौनों से लेके मेडिकल उपकरणों तक, ये सब पेट्रोकेमिकल से बनता है। इसके अलावा खाद, सिंथेटिक फाइबर मतलब? जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, जिनसे कपड़े और कालीन बनते हैं, फिर डिटर्जेंट्स, पेंट, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, लिस्ट बहुत लंबी है। और हाँ, विजुअल में दिख रहा एलपीजी सिलेंडर भी डाउनस्ट्रीम का ही एक उत्पाद है। निकले इस्तेमाल किया जाता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, हमारे चारों तरफ मौजूद अनगिनत चीजें इसी डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया से जुड़ी हैं। कुर्सी, कपड़े, दवाएं, सब कुछ। तो क्या डाउनस्ट्रीम में इन उत्पादों को हम तक पहुंचाना भी शामिल है, जैसे पेट्रोल पंप तक पेट्रोल पहुंचाना? हाँ, बिल्कुल। डाउनस्ट्रीम में सिर्फ उत्पादन ही नहीं, मतलब रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स बनाना ही नहीं, बल्कि इन तैयार उत्पादों का विपणन यानी मार्केटिंग और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। अच्छा। टैंकर्स, पेट्रोल पंपों का नेटवर्क चलाना, घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना, उद्योगों को पेट्रोकेमिकल सप्लाई करना, ये सब डाउनस्ट्रीम गतिविधियों का हिस्सा है। ये इस पूरी चेन का वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर उपभोक्ता से जुड़ा है। तो अब जाके पूरी तस्वीर साफ हो रही है। विजुअल के साथ हमने ये सफर तय किया। अपस्ट्रीम, जमीन या समुद्र से खोज कर निकालना। मिडस्ट्रीम, पाइपलाइन, जहाजों, टैंकों के जरिए लंबी दूरी तक पहुंचाना और स्टोर करना। और डाउनस्ट्रीम, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में प्रोसेस करके ईंधन और दूसरी उपयोगी चीजें बनाना और फिर हम तक पहुंचाना। ये एक सीधी रेखा की तरह लगता है, पर क्या ये वाकई इतना अलग अलग है? देखिए, दिखने में ये 3 अलग चरण लगते हैं, लेकिन असल में ये एक दूसरे पर गहराई से निर्भर है। ये एक एकीकृत वैश्विक प्रणाली है। इसे एक चेन की तरह समझिए। अगर एक कड़ी कमजोर होती है तो पूरी चेन प्रभावित होती है। मान लीजिए अपस्ट्रीम में किसी वजह से उत्पादन घटता है तो मिडस्ट्रीम के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम माल होगा और डाउनस्ट्रीम रिफाइनरियों को कम कच्चा माल मिलेगा। सही बात है। नतीजा, पेट्रोल, डीजल या पेट्रोकेमिकल्स की सप्लाई कम हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी तरह अगर मिडस्ट्रीम में कोई बड़ी रुकावट आ जाए, मान लीजिए कोई अहम पाइपलाइन बंद हो जाए या कोई बड़ा शिपिंग रूट बाधित हो जाए, तो अपस्ट्रीम का उत्पादन अटक सकता है क्योंकि उसे निकालने के बाद भेज नहीं पाएंगे। हाँ। और डाउनस्ट्रीम को जरूरत का कच्चा माल नहीं मिलेगा
और डाउनस्ट्रीम में अगर मांग बदलती है, जैसे मान लीजिए लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करने लगें, तो इसका सिग्नल पूरी चेन में वापस अपस्ट्रीम तक जाता है। ये एक बेहद जटिल, गतिशील और विश्व स्तर पर फैला हुआ नेटवर्क है जो हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को चलाने वाली ऊर्जा मुहैया कराता है। वाकई ये सोचना कमाल का है कि पेट्रोल पंप पर कुछ मिनटों में भरा जाने वाला पेट्रोल या घर पर आसानी से लग जाने वाला एलपीजी सिलेंडर कितनी लंबी, जटिल और परस्पर जुड़ी हुई प्रक्रिया का नतीजा है। तो इस विजुअल और हमारी बातचीत ने तेल और गैस उद्योग के इस पूरे सफर को समझने में काफी मदद की है। गहराई से शुरुआत यानी अपस्ट्रीम, फिर मीलों लंबा परिवहन और भंडारण जो है मिडस्ट्रीम, और अंत में हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उत्पादों में बदलाव मतलब डाउनस्ट्रीम। निश्चित रूप से ये विजुअल बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जमीन के नीचे दबे एक प्राकृतिक संसाधन से लेकर हमारी गाड़ियों के ईंधन, रसोई की गैस और अनगिनत प्लास्टिक और सिंथेटिक उत्पादों तक का सफर कितना व्यवस्थित और बहुचरणीय है। हर चरण की अपनी खास तकनीकें हैं, अपनी चुनौतियां हैं और अपनी विशेषज्ञता है। ये सब मिलकर इस पूरी ऊर्जा श्रृंखला को संभव बनाते हैं। यहाँ एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। हमने अभी समझाया कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, लेकिन इस त्रिस्तरीय प्रक्रिया अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के हर चरण का पर्यावरण पर और उन स्थानीय समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ता होगा जहां ये गतिविधियां चलती हैं। मतलब ड्रिलिंग साइट्स के पास रहने वाले लोग, पाइपलाइनों के रास्ते में आने वाले इकोसिस्टम, रिफाइनरियों के आसपास के शहर। इन प्रभावों को समझना शायद इस ऊर्जा पहेली का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर आगे और गहराई से सोचा जा सकता है।